बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको तकलीफ़ दी है हमारे मुल्क के हालात एक और किरवट ले रहे हैं। एक तरफ तो एपीएस की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक कर दी गई है और ये जो आर्मी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल आग और गोलियों की जद में आया, वहाँ पे पढ़ाने वाली मासूम बच्चियाँ बड़ी हैं, उनकी एज तो ज़्यादा थी, मेरे लिए तो बच्चियाँ ही थी, जिन्होंने उन बच्चों को बचाने के लिए भी लाजवाल मिसालें बनाई, कायम की। लेकिन आज की इस रिपोर्ट को सुनने के बाद दिल दहल जाता है। जो जज साहबान ने सिर्फ रिमार्क्स नहीं दिए, ये रिपोर्ट में लिख दिया है कि जब अपना खून ही आपके खिलाफ हो जाए तो अब ये आपकी पाकिस्तान की टीवी पे भी सुनाई जा रही है, आपका खून ही आपके खिलाफ हो जाए, आपका इंटरनल निज़ाम भी किसी का सहूलतकार बन जाए, तो इससे बड़ा जुल्म की दास्तान कहाँ होगी। अगर ये दुख की बात है, आर्मी का स्कूल है, कंटोनमेंट का एरिया है और अंदर से ही उन बच्चों को मारने का निज़ाम बनता है, या निज़ाम को की मालूमात के बावजूद उसको नज़रअंदाज करके मौका दिया जाता है कि हमारे बच्चे हैं, तो वो किसी हद तक हमारी अस्करी क़यादत की भी वो बच्चे हैं। वो अस्करी क़यादत अपने बच्चों को तो बचा ले, इतनी बड़ी नाकामी। अब इसमें हमें कहा जाए, अगर हम कहें तो कहेंगे जी ये मोदी के दोस्त बन गए, जनदार की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खड़ा हूँ, लेकिन कैसे खड़ा हो जाऊँ, मुझे बताएं तो सही। तो ये एक सूरत हालात अब पैदा हो चुकी है। उसी वक्त आपकी जो सिविलियन हुकूमत है, वो लोगों को की जो मेडिसिन है 700 गुना ज़्यादा महंगी कर दे, तो इसका जिम्मेदार ठहरा दे वो मियाँ नवाज शरीफ को।
सियासतदानों ने, मैं वहाँ था वज़ीर सेहत, मैंने 3 दफ़ा 3 साल में 3 दफ़ा कीमतें कम की, फिर ज़्यादा उससे कम की, फिर चौथी दफ़ा फिर ज़्यादा कम की, और रिकॉर्ड पे है कि मैंने $10 करोड़ सालाना पाकिस्तान के जो बाहर चले जाते थे दवाइयों की सूरत में मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ रॉ मटेरियल की सूरत में, वो मैंने बचाया और हर साल वो बच रहा है। अब इस बात को भी 20 साल हो गए, 22 साल। तो यानी आज वो कोई 1.5 खरब रुपए के पैसे भी बच गए, फॉरेन एक्सचेंज भी, और पाकिस्तानियों की जेब से भी पैसे न निकले। तो ये एक दुख की बात है। मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ क्या ये जो एक नई चीज़ें उन्होंने करवट ली है, इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम हैं दोनों। APS की जो रिपोर्ट है उसमें जो जो जिम्मेदार उन्होंने ठहराए हैं, और साथ ये भी कहा है कि यहाँ बड़े बड़े वो तो अपना रास्ता बना जाते हैं, उनको के खिलाफ कोई चार्ज भी नहीं लगने देंगे, उनको कोई सज़ा भी नहीं देंगे। 2-4 छोटी बेचारे को वहाँ पे जो खड़े थे उनकी गलतियों के ऊपर उनको वो सज़ा दे देंगे। जैसे कराची की वो सैकड़े आदमी मर गए, 2-3 भी, जी हाँ, बल्दिया टाउन वाला। तो ये एक बड़ा खौफनाक हालात है मुल्क की। दूसरी तरफ ये हमें बताया जा रहा है कि इंडिया जो है क्लस्टर बम कश्मीरियों को मार रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी फेंक रहा है, बैरूनी तौर पर भी उनका सामना हमने करना है। लेकिन करेगा कौन? आप कल और आज के पाकिस्तान के टीवी उनकी खबरें देख लें। आपका इसको मैं समझता हूँ कि गलत किया या सही किया, उनकी सज़ा भी आप सुन लें कि 7-8 जो लीडरशिप है वो जा रही है कमर जावेद बाजवा साहब को, और हमारे ISI के चीफ जनरल फैज़ साहब के पास। वो ये कह रहे हैं हमारे अदारे की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, तर्जमान कौन है, दरवाज़ा नंबर 4 का, उसकी आप हैसियत देख लें, उसका कदो काट देख लें, उसका जिम्मेदाराना रोल देख लें कि वो अंदर की खबरें एलानिया जो कौम को बता रहा है, उसका नाम है शेख रशीद। जिस अदारे की ये हालत हो गई हो कि ज़ाती गुस्से के लिए किसी को नाम लेने की अब इजाज़त भी नहीं है हमारे। भाई आप ये बताएं कि आप ये क्या एक तो इमरान खान की हैसियत तो बिल्कुल बेचारे की पहले भी नहीं थी, तो अब तो उसकी हैसियत जो है वो ज़ीरो की बजाय भी वो -0 होता जा रहा है। वो तर्जमान कह रहा है कि इमरान खान के साथ क्या बात करनी थी उन्होंने की सियासतदानों से, और वो कह रहे हैं दोनों कि वहाँ पे
गिलगित गिलगित बल्तिस्तान के लिए गए थे और बातें सारी और कर रहे हैं कि आप मरीम नवाज को क्या सहूलतें देंगे, अयूब खान इसको नवाज शरीफ को के लिए रास्ते निकालें। यार ये कोई बातें करने की हैं? सियासतदानों को तो कहा जा रहा है एक साइड के पे ऊपर कि वहाँ गए क्यों। मैं कहता हूँ कोई सियासतदान अपने तौर पे जा सकता ही नहीं। वो उन घरों की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि सियासतदानों के पास कोई अभी तक कोई उनके पास इतना बड़ा ड्रोन नहीं है कि उससे गुजर के वहाँ जाके गिरे। कौन बुला रहा है, कौन सारे मसाइल हल कर रहा है, किन से बातें कर रहा है, सारी मुल्क की सियासत का फैसला कौन कर रहा है। और फिर कहते हैं क्या हमें सियासत से बाहर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तो मैं बहुत खुश हुआ था कि जनाब कमर जवेद बाजवा साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहब, जनरल फैज़ साहब वो कह रहे हैं कि सियासत को अपने पास रखें। ये फैसले वो कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों के मौत के फैसले भी वो कर रहे हैं। ये ऐसी तमाम चौकड़ी मच गई है। इसके बाद ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जनरल कमर बाजवा साहब आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कल और परसों की खबरों के बाद फैज़ साहब आप तो लोगों के अंदर नोट तकसीम कर रहे थे, हजार के गिन गिन के बता रहे थे। आप ये कौम के साथ मजाक बंद करें। यह आर्टिकल 6 जो है बाकियों पे लगता है, आप अपनी जिम्मेदारी कर दें पूरी। जब आप ये हरकतें करेंगे तो सिर्फ वहाँ परवेज़ मुशर्रफ पे नहीं लगेगा आर्टिकल 6, सिर्फ जावेद हाशमी पे बगावत नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं यही बगावत होती है, अपने मुल्क के आइन से बगावत। आपको परवाह भी नहीं है, बेखौफ हो चुके हैं आप, खिलौना बना दिया है। 70 साल में हुकूमत करते भी रहते हैं, कहते हैं सियासत का नाम न लिया जाए। अब आपके जो ये नैब इंतहाई इस मुल्क का गलीज़ तरीन अतारा है, उसकी आफरीनिश जब हुई है, पैदा हुई है, पैदा होने के साथ भी उसका बाप कोई और था, नैब का बाप कोई और था। तो इसलिए आप ये बातें ना करें, संजीदगी का हमें चाहिए। आप मुझे कहते हैं जी मुझे अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मैंने सारी उम्र अपने ऊपर पहरा दिया है। नैब को चीज़ निकाल के ले आए, आप निकालेंगे तो बगावत निकालेंगे। मैं ऐसा बंदा आपके गले के अंदर लटक गया हूँ जिसको कत्ल करना चाहते हैं, मार नहीं सकते। 71-72 साल के आदमी को कैसे मारेंगे? जेल में भेज नहीं सकते थे, आज नहीं भेज सकते। आप मेरा अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ मुझे जब मेरे रास्ता ही नहीं रोक सकते आप। मैंने कोई एक पैसे की कोई एक चीज़ है तो वो आप ला चुके होते। इसलिए ये बातें मैं कर रहा हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे जेल में डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो अय्याशी है, ये अय्याशी मैं कर रहा हूँ आज, कि सच्ची बात कहने का, जो सच बोलना है वो भी एक अय्याशी है इस मुल्क में। उस अय्याशी के लिए मैंने ज़िंदगी कुर्बान की है, मैंने उसके लिए अपने ऊपर पहरा दिया है, अपनी
ख्वाहिशात को दफन किया है। फिर मैं 71-72 साल की उम्र में ये बातें कर रहा हूँ। आज मुझे पकड़ सकते हैं आप? जुर्रत है किसी जर्नल में, किसी जज में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं, जुर्रत है, पकड़ सकते हैं मुझे? ये मुझे लेके जाएं अंदर, लेके जाएं तो मैं इनसे माफी मांग के आऊंगा? शर्म नहीं आती उनको? तुम सब मेरे सामने बलिश्ते हो, छोटे छोटे कद के बच्चों को इतना खेल रहे हो। इस तरह ना खेलो। मैं अपने मुल्क का मुहाफिज बन के मैं उसका पहरा दूंगा। मैं हर चोर को कहूँगा, खा वो जर्नैल हो, खा वो जज हो, खा वो सियासतदान हो, मैं किसी और की जंग नहीं लड़ रहा। शायद मेरी पार्टी भी समझती होगी कि ये एक्सट्रीम की बात करता है। मैं एक्सट्रीम की नहीं कर रहा। मैंने सारी जिंदगी गवा दी है हर चीज़ से। आज मैं आधा रह गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने इस इलाज के लिए बतौर इसके MNA की भी सारी उम्र मेरे लिए इलाज की सहूलतें मौजूद थी। वो करोड़ों रुपए भी मैंने नहीं लिए, इसीलिए मैंने अपनी बीमारी का इलाज भी आपसे नहीं कराया। जो मेरा हक आपने लिखा हुआ है, मैं उसको अपना हक नहीं समझता। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क भी जो है, इस मुल्क को लावारिस मत समझो। इसका वारिस मैं हूँ, इसकी जंग में लड़ूंगा। ये बातें ना करें। आप टीवी खोलें, हैरान हो जाता है आदमी। सोशल मीडिया पे दुनिया जो हमारा मजाक उड़ा रही है। जो जर्नल है वो अपने असासों का हिसाब दे, क्यों नहीं देता? कि सिर्फ सियासतदानों की बात करते हैं, उन्होंने उनका भी हिसाब होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उससे 10 गुना असासे आप लोगों ने लूटे हैं, बनाए हैं। आज मैं नहीं कह रहा था, ये तो मोहतरम बेनज़ीर ने कहा था कि ये जो है कोर कमांडर नहीं है, करोड़ कमांडर है। ये मेरा नारा नहीं है, मोहतरम बेनज़ीर ने कहा था। सियासतदान आपको कहते रहे, लेकिन आपके लोगों को जून तक नहीं रेंगती। आप कहते हैं कि हम इनको डाल देंगे, या हमारे साथ माफिया मांगने के लिए हमारे घरों के आगे पीछे आते रहेंगे। नहीं, रुक जाए, रुक जाए। आगे आग का दरिया है। इस मुल्क को, इस कौम को उस आग के दरिया में मत डालो। तुम खुद झुलस जाओगे, तुम खुद जल जाओगे। ये मेरा वतन है, इसको हम आग का दरिया नहीं बनने देंगे। इसको हम अमन का गहवारा बनाएंगे। जमहूरियत का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसके अंदर बिलीव करो। कायदे आज़म ने कहा था, लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, हम उसका तर्जुमा करते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम नौकर हो कौम के, तुम जो जर्नैल हो कौम के नौकर हो। कायदे आज़म ने जब आपको नौकर कहा है, आप कहते हैं इसके लिए क्या आदत? आप कहते नहीं है, कभी भी अदारा नहीं होते। फौज अदारा नहीं होती, सर्विसेज होते हैं। जो सर्विसेज हैं वो खिदमत करते हैं। जो सियासतदान होता है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ कोई तस्लीम नहीं करता। कायदे आज़म ने कहा तो आपने उनकी इन तकरीरों को उड़ा के रख दिया। मोहतरमा मादर मिलत ने कहा, उसकी आपने पाबंदी लगा दी शुरू से। उसकी तकरीरें मुल्क के अंदर रेडियो पाकिस्तान पे नहीं आती थी। तो इसलिए मैं आपसे अब हाथ जोड़ के नहीं कहूँगा, पहले मैं आपकी मिन्नत हाथ जोड़ के कहता रहा हूँ। मेरे मुल्क के जर्नैलों, अब मैं खुले हाथों से बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के नहीं करूँगा।
खुले हाथों से कह रहा हूं कि कौम के हाथ खुलने वाले हैं। हर एक की गर्दन इन हाथों के अंदर होगी। जैसे मुल्क का इस तरीके से हमारा मजाक बना दिया है पाकिस्तान का। पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क तो बता दो जिसके अंदर आज तक उसके तमाम उसके जो लीडर हैं, उसके जो जजेस हैं, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ कमांडर इन चीफ हैं, 4-5, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अमेरिका की अभी तनख्वाहें खा रहे हैं। उनको क्यों नहीं पूछते? उनको क्या पूछे जो मुल्क के अंदर बैठ के खा रहे हैं? अपने बच्चों को नहीं बचा सके आप तो, अपने बच्चों को मरवा दिया है। और कौन के बच्चों को क्या बचाओगे? कौन आपसे तवक्को रखेगा? कौन आपको समझेगा कि आप बड़े वलीउल्लाह हैं? नहीं है। आपने आपने कद छोटा कर दिया है। अपना तर्जमान शेख रशीद को बना के आपने बहुत छोटा हरकत की है कि हर वक्त वो जाके आपका तर्जमान बन जाए और फिर DGI-SPR साहब आके आपकी तर्जमानी करें, आपकी ज़ाती तर्जमानी करें। क्यों? ये नहीं चलेगा इस मुल्क में। ये इसको नहीं चलने देंगे और इसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे मालूम है कितनी चीज़ें होती हैं, आएंगी नहीं आएंगी। आज और हम सब कब्रों में पड़े होंगे। मुल्क जिंदा रखना है बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जिसको सजा देना है, अदारे जो दयानतदार अदारे हों, नैब बददियानत अदारा है। 80% इस पर रिटायर्ड फौजी हैं, उनको नौकरियां दी गई हैं नैब के अंदर। वो आपके इस नैब्स के जरिए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन रिटायर्ड जनरलों के नाम भी बताऊंगा। अगर मरना आया तो वीडियोस भी लेके आएंगे, जो आके मेरे सामने वहाँ पे वो ब्रीफ केसेस भर भर के अपनी गाड़ियों में कमाई करके शाम को जाते थे और अब भी कर रहे हैं। एक दिन नहीं है जो नैब ने लोगों को लूटा ना हो। तो यार कोई अदारा रहने तो दो। किसी को सच की बात कोई करे तो तुम्हें तकलीफ होती है? तकलीफ होती है तो मैं हाजिर हूं ना। मुझे मारो। मुझे पहले भी आप कहते रहे कि आपको एक्सीडेंट में मार देंगे, फलां में मार देंगे। मारे, लेकिन मेरे जब तक मेरी सांस है मैं नहीं ये चीज़ें चलने दूंगा इस मुल्क में। मैं अकेला लड़ूंगा, मैं किसी और को मिला के भी नहीं लड़ूंगा। मैं अकेला ये जंग लड़ता रहा हूँ और अब भी लड़ूंगा। और जो आपने ये टीवी पे बिठाए हुए सारे के सारे तकरीबन 99% जो आपके वहाँ पे वो बातें कर रहे हैं एंकर्स, मैं उन एंकर्स की असलियत एक एक की जानता हूँ, एक एक की। जो बज़ाहिर भी न्यूट्रल बैठा होता है उसके अंदर जानता हूँ। जो अखबारों में कॉलम लिख रहे हैं बाहर, उनके अंदर जानता हूँ। इतना कंट्रोल मत करो। सच्चाई छुप नहीं सकेगी, ये चीज़ें बाहर निकलेंगी। मैं लाहौर के एंकर्स को जानता हूँ, मैं कराची के एंकर्स को जानता हूँ, मैं इस्लामाबाद के एंकर्स को जानता हूँ। मीडिया को इतना बेचारों को दीवार से न लटकाओ, उनकी मजबूरियाँ भी है। मैं नहीं कहता कि वो बड़े कोई उनके पास कोई ज़मीर नहीं है। ज़मीर बेचारे के पास हो भी सही, उनको तो शाम को घर जाने की इजाज़त भी नहीं होती। जिसको चाहते हो उठा के ले जाते हो। मीडिया के ऊपर ये पाबंदियाँ ख़त्म नहीं करोगे तो फिर सोशल मीडिया दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया भी बंद कर दो लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज़ नहीं रुकेगी। हम मुल्क को इतना बदनाम नहीं कर रहे जो यहाँ का मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ ने बदनाम किया और अब जो आप बैठे हुए जर्नल, सिटिंग जर्नल, आप ये खराबियाँ कर रहे हैं।
इन खराबियों का जवाब देना पड़ेगा। आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कोर्ट मार्शल होगा तो फिर जाके इस मुल्क में कहीं रुकोगे, वरना तुमने नहीं रुकना। तुमने मुल्क को तबाह करके लूट कर दूसरे मुल्कों के जजीरे लेके बाहर बैठ जाना है। बंद करो। मैं हाथ जोड़ के नहीं कह रहा, खुले हाथों से फिर कह रहा हूँ, बंद करें, बंद करें ये बातें, ना छेड़ें, मजाक ना बनाएं। कोई आपकी इज्जत नहीं रह गई। इस इज्जत के आप लायक भी नहीं है जिसके लिए हम जाने देते। थैंक यू। कोई बहस सवाल सवाल की गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं है। ये बता दें कि मौजूदा सूरत हाल में एक सवाल आवाम में ये पैदा हो रहा है कि जब अपोजिशन की बहुत सारी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है ना वो आ गई APC के ज़रिए, उन्होंने कहा, लेकिन अवाम ये पूछ रही है, अवाम इस पर हैरान है कि अगस्त और सितंबर में ये तमाम अपोजिशन लीडर उनसे मुलाकातें क्यों करते रहे, किस बुनियाद पे करते रहे? देखिए, अवाम नहीं पूछ रही, लेकिन ठीक है, ये सवाल बिल्कुल मौजूद है। पहली बात तो ये है कि ये कोई भी सियासतदान हो जिनको आप दीवार के साथ लगाए बैठे हों और फैसले के, उनकी ज़िंदगी और मौत के फैसले भी आपके हाथ में हों, तो पहली बात तो ये है कि कोई आदमी ये जंग नहीं लड़ सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर वो मिल रहे हैं, कहते हैं कि हम मुल्क के जो ये जंग है, हम हर तरीके से आपके तामुन के लिए तैयार हैं, यही मिल के कह रहे हैं ना, ज़ाती फ़ायदे भी उठाना चाहते होंगे। क्योंकि अगर आपके पास ये है फ़ायदा देना और नुकसान देना, वो अपनी बात भी कर लेंगे, लेकिन वो मुल्क के लिए आपके ताबेदारी कर रहे हैं, फिर कैसे कहेंगे कि वो आपके अदारों को ख़त्म करना चाहते हैं? वो जमहूरियत ज़रूर चाहते हैं एक हद तक, वरना जो सियासतदान हैं हमारे मुल्क में, मैं खरी बात करूं, हमारे मुल्क की सियासत जो है, ये जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था अक्टूबर में, और उस वक्त इलेक्शन होना था, 59 का इलेक्शन हो रहा था, तो जब इलेक्शन होने लगता है तो फिर मार्शल लॉ आ जाता है। फिर दोबारा इलेक्शन करा के भी याह्या खान ने जब इक़्तिदार देना था, असम्बली का इजलास बुलाना था, नहीं बुलाया, मुल्क 2 टुकड़े हो गया। अब सियासतदान ये दरमियान में जो है वो बनाए हुए भी इन्हीं के हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर हमने भी वही जंगें लड़ी, मुल्क भी टूट जाए, जमहूरियत भी नहीं ना रह जाए, तो इनको जाके अर्ज़ करें कि खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को आने दें। वो उनको उठा के बैठ फेंक देते हैं जेलों के अंदर। तो वो 2-3 ये वजूहत हैं, कोई अच्छी बात नहीं है सियासतदानों का मिलना भी। लेकिन मैंने तो सारी ज़िंदगी, मैं आपसे अगर अर्ज़ करूं, सारे CNC जो आए हैं सिवाय याह्या खान के, पाकिस्तान बनने के बाद, अयूब खान से लेके ये जो आज तक जर्नल जो बैठे हुए हैं, सबसे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, सबसे, एक से नहीं, लेकिन सबसे मिला हूँ, डिस्कस किया है, बातें की हैं, लेकिन मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे बारे में कह भी नहीं सकते। जुर्रत है तो कहें, उनमें से सारे जिंदा भी बैठे हुए हैं। ये आसिम के बारे में कहते हैं, ये जो जनरल है आसिम बाजवा, ये सारी फैमिली मेरे बच्चों की तरह है। तो ये कहीं बाहर से तो नहीं आए, हम यहीं से होते हैं, सबके साथ ताल्लुकात भी हैं हमारे। लेकिन ये बातें अगर ये करेंगे तो उसकी तो इजाज़त नहीं दे सकती। उसको कोई मिलने के लिए जाएगा तो अगर वो भी कोई गलत फैसला कराएगा तो उनको भी हम ओन नहीं करेंगे। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने तो फिर पाबंदी लगाई है कि कोई भी ना जाए। आप आइन की बालादस्ती के लिए भी उनके साथ आप जाके झोली ना फैलाएं, क्योंकि उन्होंने
कह देना है कि हम तो सियासत में है नहीं, ये सियासतवान, इसका सियासतदान होना ही ये आके हमें सियासत में मुलवस कर रहे हैं। भाई साहब तो पहले मुलवस हैं, आप तो कर रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो रहने दो, कोई लूड़ी लंगड़ी सियासत तो रहने दो। ये आपका मीडिया के हजरात भी जाते हैं, वो भी कहते हैं खुदा के लिए, वो उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। इस मुल्क का ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी है हमारे जनरलों ने। तो इसका अब हल क्या है कि आपको क्या नजर आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है? बहुत ख़तरनाक हल मैं जो मेरी आंखें देख रही हैं, मैंने इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है, ज़्यादा मैं बोला हूँ, ज़्यादा मैंने ये बातें की हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये ज़बानी बातें हैं, लेकिन आगे जाके अमली तौर पर इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं। मैं खूनी इनकलाब देख रहा हूँ, इसलिए उससे पहले जो उस तूफ़ान से पहले जैसे कोई शोर मचाता है, जो कोई बच्चा चीखता है, चिल्लाता है मुसीबत को सामने देख के, मैं उस खूनी इनकलाब को देख रहा हूँ और उससे पहले मैं ये चीख रहा हूँ। मेरी चीख सुनते हुए भी मुझे जेल में कोई डाल दे, मुझे उसकी ज़मीर को, मेरे को थोड़ी सी भी उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ये बात उठा रहा हूँ कि खूनी इनकलाब आ रहा है। अच्छा, मजहबी जमातें जो हैं वो सड़कों पर हैं, लाहौर, कराची और कल मुल्तान में भी जो है ये हुआ है। ये कोई प्री प्लान लग रहा है आपको कि अब जो है दोबारा से फिरका वारियत की तरफ और इस जंग को जो है उस तरफ मोड़ा जा रहा है, या वाकई जो है कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं? देखिए वाक़यात भी हो गए और ये इख्तलाफ तो हमेशा भी रहा है, शिया में, सुन्नी में, बरेलवी में, और देवबंदियों का भी बड़ा शदीद इख्तलाफ रहा है। तो उसका तो मैं खुद हिस्सा था, देवबंदियों और बरेलियों के जितने ये मामला थे। बात यह है कि चीज़ें ज़मीन में होती हैं। आप खुद देखें, आपने कभी माचिस और तीली को देखा है? आग तो नहीं होती, तीली भी पड़ी हुई है, माचिस भी पड़ी हुई है, बस एक पकड़ के रगड़ना होता है, फिर आग लग जाती है। तो ये सोच जो है खुद ब खुद ये नहीं हो रहा, ये बैनुल अक़वामी सतह पे भी ये जंगें लड़ी हैं, अमेरिका को भी फ़ायदा इसका हुआ है, दूसरों को भी फ़ायदा हुआ है, इंडिया को भी फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे बढ़ के हमारे पाकिस्तान के घर के अंदर, हमारा घर क्या है, मेरा घर जो महफूज घर है वो मेरी फ़ौज है। मैं उसी में, जब मेरे 2-4 फौजी खड़े होंगे तो मैं महफूज समझूंगा। इससे बड़ा मेरे लिए हिफाजत का और कोई तरीका भी नहीं है। मैं तो जहाँ रहता हूँ मेरे वहाँ रिश्तेदार भी नहीं होते, लाहौर में, वहाँ तो मेरा मुहाफ़िज़ कौन होता है? यही मेरी फ़ौज, यही मेरी पुलिस। लेकिन अगर ये जो तूफ़ान है, मैं कह रहा हूँ खूनी तूफ़ान जो है तमाम अदारों को किरची कर देगा। मजहबी तौर पे जब ये जंग छिड़ी तो कहाँ कहाँ पहुँचेगी, फिर ये पाकिस्तान तो रह नहीं सकता, मुसलमान भी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसमें कल साहबा अजमत साहबा वाले बैत कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग हैं, उन्होंने नाम भी लिए, कि उन्होंने ये करवाया और आज तक वो अभी तक उहदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा गया, जबकि उन्हें अस्करी क़यादत और हुकूमती क़यादत की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई थी कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाए। अगर कहा था गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट को अपने उन वादों की तकमील करनी चाहिए थी, वरना ये थोड़ी सी आग लगती है फिर कोई उसका वो उसने आपसे पूछ के नहीं लगना। मैं तो बता रहा हूँ ना, हज़ारों के अंदर लग जाएगी, आप देख लेंगे। ये मेरा खौफ है जिसकी वजह से मैं चीख रहा हूँ आपसे। मैं कोई
जज्बाती नहीं हूँ। समझ ये आते कि मैं, हाँ मुल्क का जब मसला आता है मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मेरे बच्चों का मसला आएगा, आर्मी स्कूल वालों का, पेशावर वालों की बात आएगी तो मेरी आंखों में खून ज़रूर आएगा, वहाँ जज्बाती होता हूँ। वरना मैं इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को कोई ज़रा भी इन्होंने ये कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, ये जानते हैं वो वहाँ की सूरत हाल कैसी है। कौम का फैसला किए बगैर वहाँ बैठ के इमरान खान भी मौजूद नहीं है और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला सुना रहा है हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या जरूरत है उसको, किसने उसको ये हक दिया है, क्यों इस पर वो उससे मीटिंग बुलाई है। वो इतना कद काट नहीं हो गया जनरल जावेद बाजवा का, अपने कद में रहे, अपने कद के अंदर रहे। वहाँ उसको पता है कि क्या वहाँ क्या आपने मजहबी सवाल उठाए, वहाँ जाके क्या वहाँ जाके खड़ा होगा वो हमें पता है, क्या मुसीबत आएगी वो, और वहाँ तक नहीं रहेगी। उसके बाद वो सारी इस एरिया को जला के रख देगी।